मैं एक बार पुनः उपस्थित हूँ आप लोगों के समक्ष अम्ल क्षारक तथा लवण से संबंधित जानकारी देने के लिए। और यह इस अध्याय का तीसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से लवण से संबंधित बातों को जानेंगे, सीखेंगे और समझेंगे कि लवण क्या होता है, इसके क्या उपयोग हैं और इनसे संबंधित अन्य जानकारी को प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि लवण है क्या। ऐसे लवण से संबंधित एक परिभाषा जो है फर्स्ट वीडियो में ही हम लोग देख चुके हैं, तो चलिए उसी को एक बार पहले दोहरा लेते हैं, फिर हम आगे समझेंगे कि लवण क्या है। तो सबसे पहले लवण को अगर हम परिभाषित करें तो लवण एक रासायनिक यौगिक है जो किसी अम्ल के हाइड्रोजन को धातु के द्वारा विस्थापित करने से बनता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया गया है कि Zn अगर HCl से अभिक्रिया कर ले, है ना, Zn अगर HCl से अभिक्रिया कर ले तो HCl से अभिक्रिया करने के पश्चात क्या बनता है, ZnCl2। तो ये जो ZnCl2 बना यही हमारा क्या है, लवण है, अर्थात यही हमारा क्या है, साल्ट है। या इसी तरह से अगर हम किसी मान लिया जाए मैग्नीशियम की अभिक्रिया अगर हम H2SO4 से करा दें तो आगे बनेगा MgSO4 और यही MgSO4 और H2 गैस बनेगा, तो यही MgSO4 जो है यह भी एक क्या है, लवण है। तो इस प्रकार से हम लोग समझ चुके हैं कि लवण क्या होता है। तो चलिए आगे हम जानते हैं कि लवण को किस प्रकार से बनाया जाता है, अर्थात लवण के बनाने की सामान्य विधियां क्या हैं, जनरल मेथड क्या है, इसे किस प्रकार से प्रयोगशाला में बनाया जाता है। तो पहला यहाँ पर लिखा हुआ है कि धातु अम्ल की अभिक्रिया से लवण प्राप्त होता है। धातु तथा अम्ल की, और हम लोगों ने अम्ल के रासायनिक गुण में पढ़ा, धातु और अम्ल के अभिक्रिया में H2 गैस मुक्त होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं H2 गैस मुक्त हुआ है और ये जो बचा ये हमारा क्या है, यही क्या है, लवण है। तो जब किसी भी धातु को अगर हम अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो वहाँ पर H2 गैस मुक्त होता है और लवण प्राप्त होता है। परंतु एक मैंने अपवाद भी लिखा होगा कि कॉपर जो है HNO3 के साथ अभिक्रिया करता है तो अलग मतलब H2 गैस नहीं देता है। उसी तरह से कॉपर जब H2SO4 से भी अभिक्रिया करेगा तो यह CuSO4 और जल तथा सल्फर डाइऑक्साइड देगा। तो इस प्रकार से यहाँ ये जो हैं ये लवण हो गए, परंतु इसमें H2 गैस का निर्माण नहीं होता है। तो चूंकि यह लवण बनाने के समान विधियां हैं तो याद रखना, लवण बनाने के प्रथम समान विधियों में धातु तथा अम्ल की अभिक्रिया से भी हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, लवण को प्राप्त कर सकते हैं। अब हम दूसरे नियम को देखते हैं। दूसरा है कि धातु तथा अधातु को गर्म करने के पश्चात फिर लवण की प्राप्ति होती है। जैसे कि सोडियम क्या है, धातु है, और क्लोरीन क्या है, अधातु है। इसे जब हम हीट करेंगे, गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, NaCl, और NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड, और यह है क्या है, नमक है। इसी प्रकार से एल्युमिनियम को जब हम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेंगे तो यह क्या बनाएगा, एल्युमिनियम क्लोराइड, और यह भी एक क्या है, साल्ट है, अर्थात लवण है। तो इस प्रकार से हम जान गए और समझ गए, सीख गए कि धातु तथा अधातु को गर्म करने के पश्चात भी हम लवण की प्राप्ति कर सकते हैं। अब तीसरे नियम को देखते हैं। तीसरा है धातु के ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड अम्ल से अभिक्रिया कर लवण प्राप्त करते हैं। धातु के ऑक्साइड, हम जानते हैं कि धातु के ऑक्साइड का जो गुण होता है, धात्विक ऑक्साइड का जो गुण होता है वो कैसा होता है, हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है। धात्विक ऑक्साइड के जो गुण होते हैं वो क्षारीय होते हैं। सभी को इस बात की जानकारी होनी चाहिए। धात्विक ऑक्साइड के गुण क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। और ये क्षारीय हो गया, और अभिक्रिया किससे करा रहे हैं, तो अभिक्रिया करा रहे हैं हम अम्ल से। तो जब हम जानते हैं कि क्षारक की अभिक्रिया अम्ल से होगी तो लवण और जल ही प्राप्त होगा, तो इस प्रकार से ये लवण बन गया। तो इस प्रकार से हम यहाँ ध्यान दें कि धातु के ऑक्साइड अर्थात जैसे ZnO, MgO, Na2O, इस प्रकार से हम किसी भी अम्ल से इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो जो मिलेगा वही क्या है, हमारा लवण है। तो यहाँ पर दो एग्जाम्पल दिए गए हैं, एक ऑक्साइड से और एक हाइड्रोक्साइड से। तो यहाँ ध्यान दें, ZnO की अभिक्रिया जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराई जाती है ZnSO4 बनता है। इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया जिंक सल्फेट, है ना, जिंक सल्फेट हो गया। उसी तरह से अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड का अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ कराया जाए तो क्या बनेगा, यहाँ बनेगा सोडियम नाइट्रेट, और सोडियम नाइट्रेट और जल बनेगा, और सोडियम नाइट्रेट एक प्रकार का क्या है, लवण है, यह भी एक प्रकार का लवण है। तो इस प्रकार से हमने तीन मेथड को पढ़ा। पहला मेथड क्या था, तो पहला मेथड था धातु तथा अम्ल की अभिक्रिया से हम लवण को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा था धातु और अधातु को गर्म करके प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा था धातु के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जब अम्ल के साथ कराया जाए तो हमें क्या मिलता है, लवण मिलता है। अब चौथा देखते हैं। चौथा है क्षारीय ऑक्साइड जब अम्लीय ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तब लवण प्राप्त होता है। अभी हमने जस्ट बताया क्षारीय ऑक्साइड किसे कहते हैं, तो धात्विक ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड कहते हैं, और अम्लीय ऑक्साइड किसे कहते हैं, तो अधात्विक ऑक्साइड को हम लोग अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं। तो इस प्रकार से जब Na2 और SO3 से अभिक्रिया करा तो क्या बना, Na2SO4, यानी कि ये बना सोडियम सल्फेट, और सोडियम सल्फेट एक क्या है, सोडियम सल्फेट एक प्रकार का लवण है, अर्थात यहाँ पर भी लवण का निर्माण हुआ। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे।
अब हम बात करते हैं पाँचवें नंबर में। पाँचवा नंबर क्या कहता है कि पाँचवें तरीके से हम किस प्रकार से लवण को प्राप्त कर सकते हैं। तो पाँचवा तरीका है धातु के कार्बोनेट, कोई भी धातु के कार्बोनेट, जैसे ZnCO3, CaCO3 है ना, CaCO3 की भी अभिक्रिया करा सकते हैं। अगर हम अम्ल के साथ करा दें तो लवण देता है, जैसे कि किसी भी अम्ल, यहाँ पर हम HCl के साथ अभिक्रिया करा देते हैं तो क्या हो जाएगा, H विस्थापित हो जाएगा और बन जाएगा यहाँ CaCl2, है ना, CaCl2 बन जाएगा और बनेगा H2O प्लस CO2। तो ये क्या है, ये लवण है। उसी तरह से यहाँ ZnCO3 जब सल्फ्यूरिक एसिड से विक्रिया करता है तो Zn इस मूलक के साथ आकर बनाता है ZnSO4 अर्थात जिंक सल्फेट, CO2 और H2O। और हमने अम्ल में भी, रासायनिक गुण में भी यह गुण पढ़ा था कि जब धातु के कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मुक्त करता है और प्लस क्या बनाता है, लवण। तो इस प्रकार से हम याद रखें। यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल लिखा था और एक एग्जाम्पल अभी दिया। तो इस पांचों प्रक्रिया द्वारा हम क्या बना सकते हैं, लवण बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि लवण का निर्माण कैसे होता है। एक बार फिर से रिवाइज करूँ मैं। पहला है धातु तथा अम्ल की अभिक्रिया से लवण प्राप्त होते हैं। धातु तथा अधातु को गर्म करने के पश्चात लवण प्राप्त होते हैं। धातु के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड अम्ल से अभिक्रिया कर लवण प्रदान करता है। क्षारीय ऑक्साइड जब अम्लीय ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तब लवण प्राप्त करता है। और जब धातु के कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो भी क्या प्राप्त होता है, तो प्राप्त होता है लवण। इन पांचों के द्वारा आप और प्रैक्टिस कर लें ताकि आप बेहतर से इसे समझ सकें। अब हम बात करते हैं लवण के प्रकार। जिस प्रकार से हम लोगों ने अम्लों के प्रकार को पढ़ा, क्षारकों के प्रकार को पढ़ा, उसी तरह से हम लवण के प्रकार को पढ़ते हैं। लवण तीन प्रकार के पाए जाते हैं। पहला है साधारण लवण। चलिए इसकी जानकारी लेते हैं। साधारण लवण क्या है, तो साधारण नमक या लवण, जो कहें नमक या लवण, साधारण लवण में एक भी हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होता है। अर्थात वह लवण जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल मतलब OH ग्रुप नहीं होगा या हाइड्रोजन नहीं होंगे। तो हाइड्रोजन ना हो और ना ही OH ग्रुप हो तो उसे हम क्या कहेंगे, साधारण नमक कहेंगे। यहाँ मैंने कुछ नाम लिखा है, यहाँ देख लें। NaCl साधारण नमक है, Na2SO4, CaSO4, Na3P4, इन सभी का नाम भी आप लोगों को याद होना चाहिए। जैसे सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम फॉस्फेट, सोडियम फॉस्फेट, इसका नाम है सोडियम, है ना, फॉस्फेट। तो ये सभी जो आपके उदाहरण हैं, ये सब किसके उदाहरण हैं, साधारण लवण के उदाहरण, साधारण नमक के उदाहरण। तो याद रखना है, साधारण लवण वे लवण हैं जिनमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों नहीं पाए जाते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे है अम्लीय लवण। अम्लीय लवण क्या होता है, तो जब अम्ल में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु को किसी धातु या धातु के समान व्यवहार करने वाले धनात्मक मूलकों द्वारा आंशिक रूप से विस्थापित किया जाता है तो इसके फलस्वरूप प्राप्त लवण को हम क्या कहते हैं, अम्लीय लवण कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख लें आप, H2SO4 की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई गई तो यहाँ बनता है NaHSO4। यहाँ पर लिखा हुआ है आंशिक रूप से विस्थापित, अर्थात एक ही हाइड्रोजन का विस्थापन हुआ और इसमें हाइड्रोजन भी है। और पीछे जो था साधारण लवण, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा कि साधारण लवण में हाइड्रोजन नहीं होते, यहाँ पर हाइड्रोजन है, अर्थात ये साधारण लवण नहीं है, ये क्या है, अम्लीय लवण है। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट या सोडियम बाय सल्फेट। चलिए मैं नाम भी लिख देता हूँ, सोडियम बाय सल्फेट। और सोडियम बाय सल्फेट क्या है, अम्लीय लवण है। दूसरा है, अब इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण क्या है, दूसरे उदाहरण में है फॉस्फोरिक अम्ल। जब ये फॉस्फोरिक अम्ल है, इसका नाम फॉस्फोरिक एसिड है। तो फॉस्फोरिक एसिड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया बनाता है तो क्या बनाता है, तो ये बन गया सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, सोडियम हाइड्रोजन, है ना, फॉस्फेट। तो इसका नाम लिख लें, सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। मैं ठीक से लिख देता हूँ इसको एक बार। सोडियम, ये हो गया हाइड्रोजन और हो गया फॉस्फेट, है ना। तो सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट का निर्माण करता है। अर्थात हम जान लें कि सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ये दोनों क्या है, अम्लीय लवण है। तो यह दूसरे प्रकार का लवण था। हम तीसरे प्रकार के लवण को पढ़ते हैं। तीसरा लवण क्या है, भास्मिक लवण। भास्मिक लवण क्या होता है, जब किसी अम्ल द्वारा किसी भस्म का आंशिक रूप से उदासीनीकरण हो जाए। उदासीनीकरण का अर्थ आप लोग समझ चुके हैं, न्यूट्रलाइजेशन, अर्थात वह जो है ना ही अम्लीय गुण को धारण करता है और ना ही क्षारीय। तो उदासीनीकरण जब हो जाए तो उदासीनीकरण के पश्चात जो अम्ल बनेगा वह क्या कहलाएगा, लवण को हम क्या कहेंगे, भास्मिक लवण कहेंगे। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं PbOH2, अर्थात ये
क्या है, यह है लेड हाइड्रोक्साइड। जब एसिड से अभिक्रिया करता है यानी HCl से अभिक्रिया करता है तो बनाता है लेड ऑक्सीक्लोराइड। यहाँ पर इसका नाम होगा लेड ऑक्सीक्लोराइड, है ना। तो लेड ऑक्सीक्लोराइड से बनता है और लेड ऑक्सीक्लोराइड क्या है, भास्मिक लवण है। उसी प्रकार से जब बिस्मथ हाइड्रोक्साइड जो है HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड से अभिक्रिया करता है तो यहाँ पर भी वही बनता है बिस्मथ ऑक्सी नाइट्रेट। इसका नाम हो जाएगा बिस्मथ ऑक्सी नाइट्रेट बनाता है। और बिस्मथ ऑक्सी नाइट्रेट भी क्या हो गया, यह भी एक प्रकार का क्या है, भास्मिक लवण है। यहाँ पर अन्य भास्मिक लवण के उदाहरण लिखे हुए हैं, इसके नाम को भी याद रखें, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और बेरियम ऑक्सीक्लोराइड। इस प्रकार से हम यहाँ पर यह जान गए कि लवण यानी नमक क्या कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। साधारण लवण, दूसरा हम लोगों ने क्या सीखा, अम्लीय लवण, और तीसरा हम लोगों ने सीखा भास्मिक लवण। और यदि इससे भी कुछ ज़्यादा सीखना है तो इसमें इसे हम 2 भागों में बांट सकते हैं। साधारण लवण में जो यहाँ पर धनात्मक और ऋणात्मक मूलक से मिलकर बनते हैं उसे हम डबल साल्ट बोलते हैं, DOUBLE, डबल साल्ट। डबल साल्ट क्या होता है, डबल साल्ट वे हैं जिसमें 2 अलग अलग मूलक लवण का निर्माण करते हैं, जैसे Na2SO4, CaSO4, Na3PO4। यहाँ पर Na क्या है, प्लस है, और SO4 क्या है, माइनस है। तो इस प्रकार से इसे हम डबल साल्ट बोलते हैं। जैसे K2SO4, ये सब क्या है, डबल साल्ट है। या डबल साल्ट नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, साधारण नमक। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। इससे आगे क्या है, लवण के शनानुगुण। गुण में हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि गुण 2 प्रकार के होते हैं। एक गुण जो होता है, पहला गुण जो होता है वह होता है भौतिक गुण, और दूसरा जो होता है वह होता है रासायनिक गुण। ठीक है, तो हम लोग अभी शुरू करते हैं गुण को। यहाँ पर हम रासायनिक गुणों को पढ़ते हैं। रासायनिक गुण में पहला गुण है लवण अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण तथा अम्ल ही देता है। तो जब लवण किसी भी अम्ल से अभिक्रिया करेगा, जैसे कि NaCl एक साधारण नमक है, और यह जब H2SO4 यानी एसिड से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, NaHSO4 और HCl लेगा। यह भी एक प्रकार का लवण है। और यह किस प्रकार का लवण है, अभी हम लोगों ने पढ़ा, यह एक अम्लीय लवण है ना। तो एसिडिक सॉल्ट है ये, तो यह एक अम्लीय लवण का निर्माण किया। उसी तरह से यदि ये लो टेम्परेचर होगा तो बनेगा NaHS4। अगर ये हाई टेम्परेचर पर होता है तो NaCl जब H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड से अभिक्रिया करेगा तो सोडियम सल्फेट का निर्माण करेगा। और सोडियम सल्फेट क्या है, यह एक डबल साल्ट है ना। तो डबल साल्ट ये बना लिया। तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि लवण जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण और अम्ल ही बनाता है। दूसरे गुण को देखते हैं, लवण क्षार के साथ भी अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण और क्षार ही बनाता है। यहाँ भी देखें, ये एक प्रकार का क्षार है, ये एक प्रकार का ये लवण है, और ये एक प्रकार का क्षार है। ये क्या हो गया, ये हो गया अमोनियम सल्फेट। लवण है ये अमोनियम सल्फेट है। और जब यह अभिक्रिया क्षारक से अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड से करता है तो क्या बनता है, Na2SO4 अर्थात सोडियम सल्फेट बनता है। और सोडियम सल्फेट भी क्या है, एक प्रकार का लवण है, यह डबल सॉल्ट है। और NH4OH यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी एक प्रकार का क्या है, क्षार है। तो इस प्रकार से जब लवण की अभिक्रिया क्षार से कराएंगे तो लवण और क्षार का ही निर्माण होता है। इस प्रकार से और अन्य उदाहरण भी ले सकते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं दे दूं, K2SO4 की अभिक्रिया जब हम करेंगे जिंक हाइड्रोक्साइड के साथ तो क्या बनेगा, तो यहाँ बन जाएगा KOH प्लस ZnSO4। इस प्रकार से यह क्या हो गया, क्षारक, और यह क्या हो गया, लवण। उसी तरह से यहाँ भी हो गया, यह लवण और यह हो गया क्षारक। तो जब लवण और क्षारक अभिक्रिया करेंगे तो लवण और क्षारक का ही निर्माण होगा। ठीक है, अब आते हैं लवण का धातु के साथ अभिक्रिया। यह तीसरा गुण है इसका। जब लवण का धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो जैसा कि हम लोगों ने पहले एक्सरसाइज में पढ़ा होगा, विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उस अभिक्रिया में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि इस प्रकार की अभिक्रिया में अभिक्रियाशीलता जो होती है, रिएक्टिविटी जो होती है, वह बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जैसे कि अगर कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया फेरस से कराई जाए, यानी कि लोहा से कराई जाए, तो यहाँ पर फेरस सल्फेट और कॉपर का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में हम लोग अभिक्रियाशीलता को ध्यान में रखेंगे। जैसे अगर यहाँ पर कह दिया जाए कि Zn प्लस Na2SO4, क्या यह अभिक्रिया होगी, तो यह अभिक्रिया नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि जिंक की अभिक्रियाशीलता सोडियम की अभिक्रियाशीलता से क्या है, कम है। तो याद रखना है, लवण की जब हम धातु से अभिक्रिया करेंगे तो हम अभिक्रियाशीलता का ध्यान रखेंगे और तभी जाकर यह
ये होगा। तो यह अभिक्रिया धातु की अभिक्रियाशीलता पर निर्भर करता है। और याद रखना है, लवण जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो फिर से एक क्या बनता है, लवण ही बनता है। जैसे कॉपर सल्फेट लोहा के साथ अभिक्रिया करके फेरस सल्फेट बनाता है, और फेरस सल्फेट भी एक क्या है, लवण है, डबल सॉल्ट है। इसी प्रकार से धातु के साथ अभिक्रिया कराने में अभिक्रियाशीलता का ध्यान रखना है। और याद रखना है कि अभिक्रियाशीलता में हम लोगों ने पढ़ा था कि पोटेशियम जो है सोडियम, है ना, इस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा था, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये अभिक्रियाशीलता क्रम है। तो इस प्रकार से हम याद रखेंगे तो यह बनाने में क्या होगी, आसानी होगी। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे है, अब अगर लवण के भौतिक गुणों से संबंधित कुछ बातों को जाना जाए, भौतिक गुण के बारे में हम अगर जानकारी लें तो भौतिक गुणों में इसके भौतिक गुण क्या हो सकते हैं, है ना। तो भौतिक गुण, इसके पहले गुण ये तो होंगे कि यह क्या होता है, उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन होता है। उदासीन का मतलब होता है कि इसमें ना ही अम्लीय गुण होगा और ना ही क्या होगा, क्षारीय गुण होगा। दूसरा जो है, इसका स्वाद क्या होगा, इसका स्वाद होगा नमकीन होगा। इसका स्वाद क्या होगा, नमकीन, ठीक है। और अगर तीसरा जान लें तो अगर पीएच स्केल से इसका मान निकाला जाए तो पीएच स्केल पर इसका मान क्या आएगा, 7 आएगा। तो इस प्रकार से हम इसके भौतिक गुण को भी जान सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं लवण के उपयोग का। हम लोग अपने घर में प्रत्येक दिन किसी न किसी लवण का उपयोग करते हैं। जैसे कि NaCl का यूज़ करते हैं, कभी कभी Na2CO3 का यूज़ करते हैं, कभी NaHCO3 का यूज़ करते हैं, है ना। कभी हम लोग यूज़ करते हैं पोटेशियम नाइट्रेट का, KNO3 का बारूद के रूप में। तो इस प्रकार से हम बहुत सारे लवण का यूज़ करते रहते हैं। जैसे ये नमक है, ये सोडियम कार्बोनेट है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। तो इसके हम उपयोगों को पढ़ते हैं कि दैनिक जीवन में हम लोग इसका क्या उपयोग करते हैं। तो उपयोग दो प्रकार से पढ़ेंगे, एक घरेलू उपयोग और एक औद्योगिक उपयोग। तो पहले पढ़ते हैं हम घरेलू उपयोग। क्या है घरेलू उपयोग में, आप देख लें कि NaCl का हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो खाना बनाने में, आचार के परिरक्षण में, मांस तथा मछली के संचालन में, इन सभी चीज़ों में, या हिम मिश्रण बनाने में। हिम मिश्रण मतलब आइसक्रीम जो हम लोग बनाते हैं, आइसक्रीम बनाने में भी हम लोग NaCl का यूज़ करते हैं। तो इन सभी चीज़ों में हम लोग NaCl का यूज़ करते हैं। और NaCl क्या है, लवण है। इसी प्रकार से कपड़ा साफ करने में, कास्टिक सोडा निर्माण में, डिटर्जेंट अर्थात सर्फ जिसे कहते हैं, डिटर्जेंट चूर्ण बनाने में सोडियम कार्बोनेट का यूज़ किया जाता है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं धोबन सोडा, वॉशिंग पाउडर। सोडियम बाइकार्बोनेट जो होते हैं, इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं बेकिंग पाउडर यानी खाने वाले सोडे बनाने में। और यह पेट की अम्लता को भी दूर करता है। जैसे कि आजकल हम लोग इनो पीते हैं, इनो साल्ट भी इसी का जो है, इनो साल्ट में भी इसका यूज़ किया जाता है। उसी प्रकार से पोटाश एलम है। पोटाश एलम क्या है, फिटकरी जिसे हम लोग कहते हैं। फिटकरी का ये फॉर्मूला हो गया K2SO4 Al2SO4 24H2O। फिटकरी का उपयोग कहाँ होता है, शुद्ध पानी को शुद्ध करने में होता है। और इसका निर्माण जो है पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट के घोल को क्रिस्टलीकृत करके किया जाता है। क्रिस्टलीकरण क्या है, क्रिस्टलाइजेशन या रवाकरण, इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से क्रिस्टलीकृत करके सोडियम बाइकार्बोनेट का हम लोग निर्माण करते हैं, है ना। तो चलिए, अब हम घरेलू उपयोग पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ते हैं औद्योगिक उपयोग। औद्योगिक उपयोग में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सोडियम कार्बोनेट के उपयोग क्या है। सोडियम कार्बोनेट के उपयोग पेपर उद्योग में और कांच उद्योग में बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा है NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड का उपयोग दवा निर्माण में होता है। पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग जो है गन पाउडर यानी बारूद बनाने में होता है। और बारूद बनाकर हम लोग विभिन्न प्रकार के आतिशबाजी को करते हैं विभिन्न खुशी के मौके पर। और ये जो आतिशबाजी होते हैं, इसमें लाल, हरे, पीले रंग निकलते हैं। इसके लिए भी अलग अलग प्रकार के तत्व मिलाए जाते हैं। स्ट्रांसियम आदि तत्व का इसमें उपयोग किया जाता है ताकि ये कलरफुल हो सके। उसके बाद है NaCl का उपयोग कर हम लोग Cl2 प्राप्त करते हैं। और Cl2 प्राप्त कर इससे हम HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक एसिड, धोबन सोडा यानी Na2CO3, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH जिसे हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं, और अन्य यौगिक का निर्माण करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बहुत सारे लवण का निर्माण कैसे किया जाता है। बहुत सारे लवण का मतलब हो गया सोडियम क्लोराइड का निर्माण कैसे किया जाता है। उसी तरह से आयोडीन नमक क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड अर्थात कास्टिक सोडा का निर्माण कैसे किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर हम कैसे बनाते हैं जिसे हम विरंजक चूर्ण भी बोलते हैं, है ना। धोबन का सोडा यानी धोने का सोडा कैसे बनाते हैं, बेकिंग सोडा यानी NaHCO3 कैसे बनाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे किया जाता है। तो इन सभी चीज़ों को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आगे है फिर कॉपर सल्फेट का यूज़ हम लोग किस में करते हैं, विद्युत लेपन यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग में करते हैं। रंगाई एवं छपाई उद्योग में भी इसका यूज़ किया जाता है। और साबुन जो है कुछ अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं और इसका उपयोग संश्लेषित रवन बनाने में और कागज़ तथा कपड़े उद्योग में करते हैं, है ना। और ये साबुन बनाने का जो फार्मूला है या साबुन कैसे निर्माण होता है, हम
हम लोग इसको चौथे चैप्टर में जब हम लोग कार्बनिक रसायन पढ़ने लगेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ टू फॉर्म डिटर्जेंट या हाउ टू फॉर्म ए सोप, ये किस प्रकार से साबुन का निर्माण होता है, किस प्रकार से डिटर्जेंट का निर्माण होता है। तो चलिए आज मैं इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। और इसमें हम लोगों ने पढ़ा लवण क्या है, लवण के उपयोग क्या हैं, है ना, लवण के रासायनिक गुण क्या हैं, लवण का निर्माण कैसे किया जाता है या लवण के कितने प्रकार हैं। अगले वीडियो में हम लोग विभिन्न लवणों के निर्माण से संबंधित बातों पर चर्चा करेंगे।